गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग अपने पल्लव बुक का यानी हिंदी सेकंड की जो बुक है उसका मेरी मास्को यात्रा पाठ 16 पाठ का अध्ययन कर रहे थे। प्रस्तुत पाठ में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र, जिस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, ये किस प्रकार मास्को की यात्रा पे गए, वहाँ पर कैसे उनका स्वागत हुआ, उनको किस तरह वहाँ पर मैत्री संघ में ले गए लोग, वहाँ पर भाषण दिया और भारत की तारीफ की। फिर किस तरह वो जो है फिल्म देखने गए, म्यूजियम देखने गए, फिर गोरकी संग्रह पपेट शो यानी पुतलियों का डांस देखा प्रोग्राम में। फिर वो गोरकी संग्रहालय जो वहाँ के प्रसिद्ध उपन्यासकार गोरकी हैं मास्को के, उस संग्रहालय में गए जहाँ 10,000 पुस्तकों का संग्रह है। वहाँ पर उन्होंने कई सारी पुस्तकें देखी, कुछ ऐसी पुस्तकें जिसका एक ही संस्करण है, कुछ उनको जो उपहार स्वरूप पुस्तकें मिली थी उनको उन्होंने देखा। तो बच्चों अब उसके आगे लेखक कहाँ घूमने गए और क्या किए इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों देखिए, टॉल्स्टॉय का मुख्य आवास और संग्रहालय यास्नाया पोलियाना में, जो मास्को से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। वहाँ मैं न जा सका, परंतु मास्को में के टॉल्स्टॉय के शीतकालीन आवास में स्थित संग्रहालय को मैंने देखा। शीतकालीन आवास में स्थित संग्रहालय को देखा। यह आवास एक विशाल उद्यान मतलब बगीचे में। यहाँ एक और टॉल्स्टॉय के कुल की सामंती गरिमा और दूसरी ओर उनके व्यक्तिगत जीवन की सादगी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई। टॉल्स्टॉय के बारे में देखें कि शीतकालीन आवास में है, एक तरफ उनके परिवार की गरिमा को दिखाया गया है, किस तरह वो लोग आचार विचार, किस तरह से रहन सहन था, और दूसरी तरफ जो है उनकी सादगी को दिखाया गया है। काफी बड़ा आहार कक्ष था जो कीमती साज सामान से सुसज्जित था। अंदर गए टॉल्स्टॉय के उसमें शीतकालीन आवास में, तो वहाँ देखते क्या है कि वहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा आहार कक्ष था जो कीमती साज सामान से सुसज्जित था। उनका शयन कक्ष भी राजसी साज सज्जा से संपन्न था, सोने का जो रूम था। यह जानकर आश्चर्य होगा कि टॉल्स्टॉय की पत्नी आग्रह के साथ अपने पति की रचनाओं की पांडुलिपि स्वयं तैयार करती थी, लिखती थी स्वयं उनकी जो रचनाओं को। युद्ध और शांति की पांडुलिपि भी उन्होंने ही तैयार की थी। युद्ध और शांति की जो पांडुलिपि थी उसको उन्हें मतलब लिखा उन्होंने लिख कर दे दिया था, और इसको पांडुलिपि जो है तैयार की थी लिपि उन्होंने। टॉल्स्टॉय की कहानियों में शांति और अहिंसा का संदेश है। उनकी कहानियों में शांति का और अहिंसा का, जैसे हम लोग के गांधी जी में सत्य अहिंसा, उसी तरह वहाँ पर शांति और अहिंसा का संदेश है। रूस में हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, पंजाबी तथा दक्षिण भारत की भाषाओं के अनेक लेखक नियमित रूप से अनुवाद कार्य करते हैं। एक वर्ष में लगभग 20-25 अच्छे ग्रंथों का अनुवाद पूरा हो जाता है। वहाँ की भाषा में लिखी जाती है, मास्को की भाषा में, तो हर भाषा में उसका अनुवाद होता है और उसकी प्रतियां तैयार की जाती हैं, बंगला में, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में, सारी भाषाओं में। क्योंकि वहाँ जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको उधर की भाषा नहीं आती, वो लोग उस भाषा में, अपनी भाषा में उसको पढ़ते हैं। विश्व की अन्य भाषाओं के ज्ञान विज्ञान के साहित्य का अनुवाद रूसी भाषा में बराबर होता रहता है। विश्व की अन्य भाषाओं के ज्ञान विज्ञान के साहित्य का अनुवाद जो अन्य भाषा है उसका भी रूसी भाषा में होता है। यहाँ के लोग रूसी भाषा के लोग जो है उसको पढ़ते हैं मास्को, जिससे विश्व साहित्य की जनता को अपनी भाषा में निर्बाध रूप से मिलता है। जिससे क्या होता है, इसमें कोई बाधा ना है। अगर यहाँ की हिंदी की का अनुवाद रूसी में होगा तो रूस के लोग भी पढ़ सकेंगे, उसी तरह रूस की भाषा का हिंदी, बंगला, उर्दू सब में होगा तो इधर के लोग बिना किसी बाधा के उसको पढ़ सकेंगे। एशिया प्रतिष्ठान में एशिया के देशों के साहित्य, इतिहास आदि के अध्ययन तथा शोध का प्रबंध है। इतिहास के अध्ययन एशिया देशों में। इस प्रतिष्ठान से प्रेमचंद पर एक उपयोगी निर्देशिका प्रकाशित हो चुकी है और आजकल बृहद साहित्य कोश के लिए हिंदी के लेखों का परिचय तैयार हो रहा है। वहाँ पर हिंदी लेखकों का भी परिचय तैयार हो रहा है, बृहद साहित्य कोश नाम से है। वहाँ पर
जो है हिंदी के लेखकों का, हिंदी साहित्य के लेखकों का भी परिचय तैयार हो रहा है। लेखक ये सारी चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं। मॉस्को विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1755 में श्री लोमोनोसोव ने की थी। यह विश्वविद्यालय संसार के सर्वप्रमुख शिक्षा केंद्रों में से है। यह विश्वविद्यालय 1755 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? लोमोनोसोव ने। विश्वविद्यालय भवन 34 मंजिल का है और इसमें 1700 प्रयोगशाला, लैब। सोचिए कि यह विश्वविद्यालय कितने 34 मंजिल का है, 34 फ्लोर है, 34 मंजिलें इमारत और 700 प्रयोगशालाएं हैं जो ज्ञान विज्ञान की नवीनतम साधनों से संपन्न है। इसमें 30,000 विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। अध्यापकों की संख्या भी लगभग 3,000 है। रूस में रूस के जो मॉस्को के जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में हम लोग जानें। रूस में 15 राज्य हैं और कम से कम उतनी ही भाषाएं हैं जितने राज्य हैं। जैसे अपने यहाँ भी अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा हैं, उसी तरह वहाँ पर अनेक राज्य हैं, उसकी भाषाएं हैं। परंतु शासन ने बड़ी आसानी से भाषा की समस्या हल कर ली है। प्रत्येक छात्र अपने राज्य की भाषा के साथ गणराज्य की रूसी भाषा का अध्ययन करता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कोई मातृभाषा है, प्रत्येक छात्र जो है अपने राज्य की भाषा पढ़ता है और उसके साथ साथ रूसी भाषा का भी अध्ययन करता है। उच्चतर शिक्षा के लिए उसे दोनों में से किसी एक को चुनने का अधिकार है। बड़े क्लास में जाने के बाद उसका मन हो तो अपनी भाषा में करे और नहीं तो अपने राज्य की भाषा में, नहीं तो जो रूस की भाषा है मॉस्को की, उस भाषा में, रसियन में करे। मॉस्को में एक विशाल प्रदर्शनी स्थायी आयोजन, एक विशाल हमेशा प्रदर्शनी जो इसका स्थायी आयोजन हमेशा लगी रहती है। इस प्रदर्शनी में सोवियत संघ की उपलब्धियों की झांकी अनायास ही देखने को मिलती है। सोवियत संघ की जो झांकी, वहाँ की क्या फेमस चीज़ें हैं, ये सब चीज़ वो हमेशा लगी रहती है। वहाँ लोग जाकर के घूमते हैं। लेखक भी वहाँ घूमने गए। जो प्रदर्शनी परमानेंट वहाँ लगी थी, वहाँ की झांकी यानी यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, यहाँ की विशेषता क्या है, वो चीज़ उसमें दर्शाया गया था। यहाँ हमने अंतरिक्ष यान के मॉडल का समीप जाकर निरीक्षण किया। अंतरिक्ष यान को दिखाया था, उसके पास लेखक बोलते हैं कि मैंने पास जाकर उसका निरीक्षण किया। अंतरिक्ष विज्ञान कक्ष में रूस की उपलब्धियों के अनेक चित्र मेरे मानस पटल पर उभर आए। यूरी गागरिन, जिसने सर्वप्रथम अंतरिक्ष यान द्वारा भूमंडल की परिक्रमा की और पृथ्वी के विशाल गोले को अपने आंखों से घूमते हुए देखा। रूस के अंतरिक्ष यान जो निरापद चंद्रमा और शुक्र पर उतरे और उन्होंने विज्ञान का विजय संकनाद किया तथा उसके सैकड़ों कृत्रिम चंद्र जो आज भी भूमंडल की निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं। अंतरिक्ष के बारे में देखा, अंतरिक्ष द्वारा भूमंडल की परिक्रमा और किस प्रकार देखा कि रूस का अंतरिक्ष यान जो सुरक्षित रूप से चंद्रमा और शुक्र पर उतरे और उन्होंने विज्ञान विजय का संकनाद किया, इसको लेखक ने देखा, जो कि आज भी भूमंडल की हमारे परिक्रमा कर रहे हैं। सोवियत संघ के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जीवन का केंद्र क्रेमलिन है। संसद भवन, सचिवालय आदि यही वह प्रसिद्ध लाल चौक है जहां अक्टूबर की महान क्रांति के अवसर पर सोवियत राष्ट्र का विशाल सैनिक प्रदर्शन होता है। जैसे 10 जनपद हम लोगों का होता है, उसी तरह यहाँ पर भी जो है यहाँ का जो प्रसिद्ध लाल चौक है जहाँ अक्टूबर की महान क्रांति के अवसर पर सोवियत राष्ट्र का विशाल सैनिक प्रदर्शन होता है। क्रांति के पूर्व रूस के प्राचीन शासकों का राज्यागार यहीं था। राजभवन में एक भाग में अब ऐतिहासिक संग्रहालय बन गया। वहाँ का एक भाग जो है वहाँ का ऐतिहासिक संग्रहालय यानी वहाँ के रूस के इतिहास को दर्शाता है। जो इतिहास क्या होता है, जो बीत चुका है। क्रेमलिन में बड़ी भीड़ थी जो प्रायः नित्य ही रहती है। लेनिन समाधि क्रेमलिन का हृदय और मॉस्को का पूर्ण तीर्थ है। लेनिन वहाँ की समाधि, लेनिन की समाधि पर वहाँ का लोग श्रद्धा से जाते हैं, वहाँ का तीर्थ माना जाता है। यहाँ दर्शकों की भीड़ प्रायः 3-4 मील तक हो जाती है, यानी लंबी लाइन लगती है। सोवियत संघ की जनता, देश विदेश के लोग, वृद्ध नर नारी धूप और हिमपात की चिंता न कर निश्चल भाव से पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं। लेनिन की समाधि के भीतर
मंदिर का सा वातावरण था, यानी मंदिर की तरफ पूर्ण तीर्थ स्थल था, तो वहाँ बूढ़े जवान बच्चे पानी धूप कुछ की परवाह ना करते हुए लाइन लगाकर खड़े थे दर्शन पाने के लिए। वैसा ही पवित्र शांति और भौतिक बंधनों से मुक्त होने की वैसी ही भावना। मास्को में जो कुछ मैंने देखा, मैंने मन पर उसके स्पष्ट और स्थायी चित्र अंकित हुए। जो कुछ देखा वो उनके सारे दिमाग में वो चीज़ें अंकित हो गई। यहाँ लोगों के संयत आचरण को भी मैंने मन पर स्पष्ट छापा। कह रहे हैं जो आपस के मिलजुल कर रहने का ये आचरण भी है, इसका हमारे मस्तक पर मानस पटल पर स्पष्ट छापा। 21 अगस्त की रात को 11:30 बजे जब दिल्ली में 2 बजे थे, रूस के एक विशाल वायुयान द्वारा मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। कुछ निद्रा और कुछ तंद्रा, यानी कुछ नींद भी आ रही थी और नींद नहीं भी आ रही थी। उनके बाद मैंने देखा कि सूर्य का प्रकाश गवाक्षों से आ रहा। गवाक्ष माने जो खिड़की होती है प्लेन की, हवाई जहाज की, उससे थोड़ा अंदर आ रहा है। और आधे घंटे के भीतर घोषणा सुनाई पड़ी कि हमारा हवाई जहाज पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। और पालम आ गया, वही चिरपरिचित पालम, दिल्ली का सिंह द्वार दिल्ली, जहाँ मेरा विश्वविद्यालय, मेरा अध्ययन कक्ष है, परिजन प्रियजन से भरा मेरा आवास है। कितना महान था वह मित्र देश, पर कितना प्रिय है यह मेरा देश। मतलब फिर लेखक जो है 21 अगस्त को वो वापस लौट आए। 16 अगस्त को गए थे और 21 अगस्त को वापस लौट आए। वहाँ की सारी चीज़ें उनके मानस पटल पर अंकित हो गई। वहाँ का रहन सहन, विश्वविद्यालय, वहाँ मैत्री संघ, वहाँ जो भी चीज़ें वहाँ का देखा, टॉल्स्टॉय का संग्रहालय, फिर इसके बाद जो गोरकी का संग्रहालय, सब कुछ देखा। वो घूम के वापस 21 अगस्त को लेखक अपने देश वापस चले आए। फिर उन्होंने कहा कि कितना महान था वह मित्र देश और कितना प्रिय है यह देश। प्रिय है प्यारा, अपना देश तो लोगों को प्रिय होता है। तो लौट के आने के बाद उनके मुंह से ये बातें निकली। तो बच्चों, आज ये पार्ट कंप्लीट हो गया। मेरी मास्को यात्रा, लेखक ने अपनी मास्को यात्रा का वर्णन किया था प्रस्तुत पाठ में। अगली क्लास में हम लोग पाठ के अभ्यास प्रश्न को करेंगे और आप लोग अपनी कॉपी में लेखक परिचय और शब्दार्थ लिखकर कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। आप लोग पाठ को पढ़कर आएंगे। धन्यवाद।